हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेज पटना। तो मैं आपको आज क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर एंड आवर सराउंडिंग पढ़ाऊँगा। तो ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अपलोड हो चुका है और इसके बाद हम एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इवोपरेशन। Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर के लिए हमेशा यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर की आवश्यकता ही होती है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? यानी कि जो हमें कुछ एवरीडे से यानी कि एग्जांपल देना है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो और लिक्विड से यानी कि वेपर में चेंज हो, लेकिन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले चेंज हो। वाटर when left uncovered slowly changes into vapor. Wet cloths dry up. What happens to water in the above two examples? यानी कि जो इसमें बताया गया है यानी कि जो वाटर होता है और वाटर को अगर हम कोई यानी कि जो बीकर में रखते हैं उसमें यानी कि हम उसको कवर नहीं करते हैं, ढकते नहीं हैं, तो उसका जो यानी कि जो वो वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। और जो भीगे कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ्स होते हैं, वो सूख जाते हैं। तो इसका यानी कि ये क्यों होता है, तो अब हम पढ़ेंगे। वी नो डैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। यानी कि हम जानते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करता है, वो कभी भी यानी कि जो रेस्ट में नहीं रहता है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस में सभी में जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का जो वो अलग अलग होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे from the forces of attraction of the other particle and gets converted into vapor। यानी कि जो लिक्विड स्टेट है उसमें यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम हाई करेंगे तो जो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टूट जाता है और वो वेपर में चेंज हो जाता है। This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। यानी कि जो अगर हम लिक्विड को अगर वेपर में चेंज करते हैं, अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो उससे यानी कि नीचे जो टेम्परेचर होता है उससे पे अगर हम चेंज करते हैं तो उसे हम इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से यानी कि जो पहले ही होता है, तो हम उसे इवोपरेशन कहते हैं। और इवोपरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है जो अगर एक बीकर है उसमें अगर वाटर रखेंगे तो जो वाटर होगा उसका जो सबसे जो ऊपर वाला भाग होगा, सरफेस वाला भाग होगा, वो सबसे पहले इवोपरेट करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। अब हम पढ़ेंगे यानी कि जो कौन कौन से फैक्टर है जो इवोपरेशन को इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन होगा वो तेज़ी से होगा। वी नो डैट इवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। यानी कि जो हम जानते हैं कि जो इवोपरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, ये सतह पे होता है और
सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसका जो एग्जांपल हम देखेंगे तो वो है, अगर हम कपड़े को जो अगर हम उसको सुखाते हैं तो उसको हम स्प्रेड कर देते हैं, तो सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं तो जो उसका जो वाटर होता है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाता है, क्योंकि जो उसका हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो क्या है, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन होगा वो यानी कि ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट्स इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। यानी कि जो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी उसका इंक्रीज होगा पार्टिकल का, और जो लिक्विड होगा वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये थर्ड इफेक्ट है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर जो ह्यूमिडिटी होगा अगर तो वो इवोपरेशन होगा वो कम होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी होता है वो जो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। अगर जो ह्यूमिडिटी होगा जो वो ज़्यादा होगा तो जो वाटर वेपर जो यानी कि इवोपरेशन की जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होगा तो उसमें यानी कि जो पहले से ही वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है, तो जो वाटर वेपर एयर यानी कि ज़्यादा मात्रा में हाई अमाउंट में जो वाटर को वो नहीं रख पाता है, इसी कारण जो इवोपरेशन होगा वो स्लो हो जाता है। एन इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड। अगर जो वाइंड की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ वाइंडी डे। विद द increase in wind speed, the particle of the water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surroundings। यानी कि जो वाइंड का जो स्पीड होगा हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो हम यानी कि जिस समय यानी कि जो वाइंड यानी कि जो हवा जिस समय बहती है, तेज़ी से हवा बहती है, तो उस समय रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगा वो तेज़ी होगा, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो उसको भी वो मूव कर देता है। तो इसी के कारण अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो उसको डिक्रीज कर देता है एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ पे फिर से इवोपरेशन जल्दी से होने लगता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हाउ डज इवोपरेशन काउज कूलिंग। यानी कि जो इवोपरेशन के कारण कूलिंग क्यों होता है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating। अगर हम यानी कि ओपन वेसल में अगर लिक्विड को रखेंगे तो वो इवोपरेट करने लगेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। यानी कि जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड होगा जो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी सराउंडिंग से, वो जो जिस इवोपरेशन के समय जो एनर्जी को अपने वो लॉस्ट किया है। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। यानी कि जो इवोपरेशन के समय जो वो एनर्जी को लॉस्ट किया है उस एनर्जी को यानी कि पाने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो सराउंडिंग से एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ पे कोल्ड महसूस होगा, यानी कि जो कोल्ड फील होगा। इसी कारण जो इवोपरेशन होता है वह तो सराउंडिंग होता है वो कूल हो जाता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाल्म। द पार्टिकल
gain energy from your palm और surrounding and evaporate causing the palm to feel cool। यानी कि अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको अगर हम रखेंगे तो जो हमें यानी कि कोल्ड महसूस होता है। तो ये किस कारण होता है? क्योंकि जो इवोपरेशन होता है तो इवोपरेशन में जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी जो लॉस्ट किया होता है उस एनर्जी को पाने के लिए पार्टिकल होता है वो एनर्जी सराउंडिंग से लेता है, यानी कि हमारे हाथों से लेता है एनर्जी को। तो एनर्जी को अगर हम यानी कि जो एनर्जी इसमें लेगा इवोपरेशन पार्टिकल ऑफ मैटर, तो वो इवोपरेशन होगा तो उस समय यानी कि जो एनर्जी तो रहता है पहले से, तो एनर्जी को यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो उसमें हमें कूल महसूस होगा, कूल फील होगा। आफ्टर अ हॉट सन्नी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। यानी कि जो गर्मी के समय में जो पीपल होते हैं वो वाटर को यानी कि रफ के ऊपर यानी कि उसको छिड़क देते हैं, क्योंकि जो इवोपरेशन होगा तो वो पार्टिकल जो होगा वो सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो उसे यानी कि जो रफ का जो सरफेस होगा, रूफ का सरफेस होगा वो कोल्ड हो जाएगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन। यानी कि इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल देना है जो जहाँ पे इफेक्ट ऑफ कूलिंग होता है ड्यू टू इवोपरेशन। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन द समर ड्यूरिंग समर। यानी कि जो हम समर के यानी कि सीजन में हम कॉटन क्लॉथ को क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during the evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। यानी कि जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, या हम स्वीट कहें पसीने को जो जल्दी से एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करता है तो गर्मी के दिनों में जो सन की जो यानी कि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण जो इवोपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो जो स्वेट होता है वो कॉटन क्लॉथ से जो एब्जॉर्ब किया हो रहता है यानी कि कॉटन क्लॉथ उसमें इवोपरेशन होता है। तो इवोपरेशन होने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमारे बॉडी से यानी कि लेटेंट हीट लेता है। तो हमारे बॉडी से हीट लेता है तो हमारे बॉडी में जो हीट चला गया तो हमें अब कूल महसूस होगा यानी कि ठंडा महसूस होगा। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस अनस्टीन्ड कॉन्डेंसेट। यानी कि जो आजकल के जो साइंटिस्ट है वो 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस में और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो इसमें प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बताया गया है। प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो जो स्टेट होता है उसमें एनर्जी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सुपर एनर्जेटिक होता है, उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है।
और जो पार्टिकल होता है वो आयोनाइज गैस के फॉर्म में पाया जाता है। द फ्लूरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो फ्लूरोसेंट ट्यूब होता है और नियॉन साइन बल्ब्स होता है वो प्लाज्मा से कंसिस्ट रहता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लूरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस, यानी कि जो नियॉन साइन बल्ब के जो अंदर होता है वो नियॉन गैस होता है और फ्लूरोसेंट ट्यूब यानी कि बल्ब के अंदर होता है वो हीलियम गैस होता है और अदर गैस भी होते हैं। द गैस गेट्स आयोनाइज डैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, यानी कि जो ये जो चार्ज होते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है फ्लो होती है तो ये चार्ज हो जाते हैं। द चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा, यानी कि जो ये चार्ज होते हैं तो ये प्लाज्मा को क्रिएट करते हैं। प्लाज्मा यानी कि ग्लो होने लगता है। ये जो चार्ज होता है तो ये एक प्लाज्मा को ग्लोइंग यानी कि क्रिएट कर देता है बल्ब के अंदर। द प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, यानी कि जो ये जो प्लाज्मा है ये ग्लो करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, जो गैस का नेचर क्या है। द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन देम, यानी कि जो स्टार और सन जो ग्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा के कारण। जो सन और स्टार में प्लाज्मा पाया जाता है इसी के कारण वो ग्लो कर रहा है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, जो प्लाज्मा है वो जो क्रिएट होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे क्रिएट होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के बारे में थोड़ा। बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट है स्टेट ऑफ मैटर, इसमें 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन थे उन्होंने इस पर कुछ कैलकुलेशन किया। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो इन्होंने कैलकुलेशन किया उस पर, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ प्रिडिक्ट न्यू स्टेट ऑफ मैटर को बताया। द बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट BEC, तो उसका जो नाम रखा गया बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट रखा गया। और इसमें जो वैज्ञानिकों ने काम किया है उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन 2001 इरिक ए कॉर्नवेल, वॉल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वैमन ऑफ USA, इन वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त भी किया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन द BEC इज फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100 और 1000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, यानी कि जो नॉर्मल एयर होता है उसका जो 100 से 1000 उसका जो डेंसिटी कम करेंगे तो ये बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट में होता है इसमें लो डेंसिटी होता है, डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर इज मेड ऑफ, अब हम रिवीजन करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर जो बना हुआ है पार्टिकल से बना हुआ है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि जो मैटर हमारे यानी कि चारों तरफ जो मैटर पाए जाते हैं एग्जिस्ट करते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में और उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है गैसेज में।
The spaces in between the constituent particle and the kinetic energy of the particle are minimum in the case of solid, intermediate in liquid, maximum in gases। जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होता है गैस में, इसी के कारण वो मूव करता है, और जो लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा गैस के तुलना में, और सॉलिड में लिक्विड के तुलना में कम होगा काइनेटिक एनर्जी। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ द सॉलिड। इन केस ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर each other, while for gases there is no order, particle just move about randomly। यानी कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो मूव किस तरह से करता है, रैंडमली मूव करता है। इस तरह भी जाएगा, इस तरह भी जाएगा, इस तरह भी जाएगा, और इस तरह भी जाएगा, इधर भी कोई तरह भी जा सकता है, ये रैंडमली हो गया। The state of matter are interconvertible। The state of matter can be changed by changing temperature और pressure। यानी कि जो state of matter को हम चेंज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state। यानी कि जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड स्टेट से हम गैसियस स्टेट में चेंज कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। यानी कि जो डिपोजिशन होता है उसमें हम गैसियस स्टेट से डायरेक्टली हम सॉलिड स्टेट में हम चेंज कर देते हैं, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि डिपोजिशन में होता है गैसियस स्टेट से हम सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट चेंज कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में नहीं जा पाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। यानी कि जो कोई भी, जैसे अगर वाटर हो गया तो वाटर का जो पार्टिकल होगा वो बॉयल करेगा तभी तो वो वेपर स्टेट में चेंज होगा। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवोपरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना है, सतह पे होने वाली यानी कि जो प्रोसेस है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। यानी कि जो पार्टिकल जो होगा, सॉलिड का पार्टिकल जो होगा वो जो सराउंडिंग से जो एनर्जी लेगा, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमोसफेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द वाइंड स्पीड। यानी कि जो इवोपरेशन किन किन पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे और वाइंड स्पीड पे। इवोपरेशन काउजेज कूलिंग। इवोपरेशन के कारण जो होता है वो कूलिंग होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हीट एनर्जी है। कोई भी 1 kg लिक्विड को अगर हमें गैस में चेंज कर देते हैं, जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो कोई भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में हम चेंज करते हैं और जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और इसके बाद है जो ऐसा यूनिट दिया गया है, तो इसमें जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, और उसका सिंबल है कैपिटल के। लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। लेंथ को हम मीटर में मापते हैं और इसका जो सिंबल है वो एम है। मास का जो ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, और हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं।
और किलोग्राम का जो सिंबल है केजी है। और वेट का जो एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। और इसको हम सिंबल में क्या लिखते हैं, कैपिटल एन। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर है और इसका जो सिंबल है मीटर क्यूब। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी मीटर पर क्यूब। और जो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है क्या है, पास्कल। और पास्कल का जो सिंबल है वो कैपिटल पी और ए है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।